and welcome back to my channel. I am Dr. Sulaiya Shahin and today I am here with very important literary terms. And first is aposiopesis. It is a literary device wherein a sentence is deliberately broken off and left unfinished. In aposiopesis, a sentence is deliberately broken off or left unfinished. In it, the speaker or writer abruptly stops in the middle of the sentence, leaving the thought unfinished to create suspense or evoke emotion or suggest something too difficult or taboo to express directly. So the unsaid part means the unfinished part is left to the reader or listener to infer. यानी अपोसियोपिसिस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो सेंटेंस होता है वह अनफिनिश्ड होता है, ब्रोकन ऑफ होता है. जो स्पीकर होता है वह सेंटेंस को अनफिनिश्ड होता है, यानी हाफ सेंटेंस को बोलता है और हाफ को अनफिनिश्ड छोड़ देता है. किसके लिए? लिसनर के लिए. और यह यूज कब किया जाता है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट सस्पेंस, इवोक इमोशन और सजेस्ट समथिंग टू डिफिकल्ट. यानी इसका यूज तब किया जाता है जब इंसान किसी गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा हो, एंगर को एक्सप्रेस कर रहा हो, फियर एक्सप्रेस कर रहा हो, एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहा हो, या कोई ऐसी इनएप्रोप्रिएट वर्ड या अनप्लीजेंट वर्ड जो वो बोलना चाह रहा हो वह न बोल करके वह बीच में ही चुप हो जाता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से गेट आउट और एल्स, यानी कि इस तरह के सेंटेंस में आपको इमोशन देखने को मिलेगा, यानी गुस्सा में या फियर में या एक्साइटमेंट में ही स्पीकर इस तरह से यूज करता है. गेट आउट और एल्स यानी कि वह कहना चाह रहा है जल्दी जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये भी बोल सकता है. ये कुछ और भी बोलना चाह रहा है लेकिन वह आधा सेंटेंस ही बोल रहा है, गेट आउट और एल्स, राइट. लेकिन जो आधा सेंटेंस है अनफिनिश्ड, वह लिसनर उसको, जो सस्पेंस उसके अंदर होता है वह उसके लिए छोड़ता है स्पीकर, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. व्हेन यू से आई एम सॉरी आई कुड, यानी कि वह कोई चीज़ बोलने वाला होता है गुस्सा में, यानी कि मैं उसे जान से मार डालता, मैं उसका मर्डर कर देता, मैं उसको ये कर देता. तो इस तरह के आप जैसे बोलने वाले हो लेकिन आप अनप्लीजेंट वर्ड को यूज़ करने की बजाय आप चुप रहना वहाँ पे पसंद कर रहे हो, इसलिए आप हाफ सेंटेंस को बोलते हो और हाफ अनफिनिश्ड रखते हो, जो कि लिसनर के अंदर वह सस्पेंस को क्रिएट करता है. समझ में आ गई अपोसियोपिसिस. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज poetic license. Poetic license refers to the liberty given to the writers, especially the poets, while using language and grammar. Poetic license is also called artistic license or creative license. Poetic license is also called artistic license or creative license, which significantly denotes the liberty, freedom given to the writers to break the rules of language, that is, syntax, structure, spelling, and punctuation in poetry in order to achieve a specific artistic effect. यानी कि पोएटिक लाइसेंस जो है एक तरह का लिबर्टी है जो किसको दिया गया है? राइटर्स को दिया गया है, ये स्पेशली पोएट्स को दिया गया है. किस लिए दिया गया है? जब पोएट्स लैंग्वेज का यूज करते हैं, ग्रामर को, तो उसमें जो उनका फ्रीडम एक तरह से उनको दिया जाता है कि वह जो प्रॉपर सिंटैक्स और ग्रामर होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको वो ब्रेक कर सकते हैं. यानी कि जो प्रॉपर रूल होता है लैंग्वेज का उसको वो तोड़ कर लिख सकते हैं पोएट्री को. यूजुअली आप पोएट्री में देखते होंगे कई बार जो प्रॉपर जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वायोलेट करके पोएट लिखते हैं कई बार. तो ये एक लाइसेंस है जिसके थ्रू वो यूज करके पोएट लिख सकता है पोएट्री को. सो इन अदर वर्ड यू कैन से दैट पोएटिक लाइसेंस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पोकन एंड रिटन लिटरेरी वर्क्स, such as the use of archaic or newly coined words in order to make the poetry, prose works more effective and rhythmic. यानी जो पोएटिक लाइसेंस है इसका यूज जब राइटर करता है, जब पोएट करता है, तो वह
किस लिए करता है, वह रिदमिक इफेक्ट के लिए यूजुअली करता है, जिसमें कि वह रूल्स और कन्वेंशंस जो है वह उसको वायोलेट करके, जो स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश और लिटरेरी वर्क्स होता है उसको वायोलेट करके वह लिखता है, क्योंकि वह रिदमिक बनाना चाहता है, इफेक्टिव बनाना चाहता है लिटरेरी वर्क को, अपने पोएम्स को। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन एम्प्लॉयड poetic license while writing his poem The Flea, where he broke the conventional use of metaphors and grammar। यानी कि इस जो ये पोएम में ये जो सेंटेंस है फ्ली का, cruel and sudden hast thou since purpled thy nail in blood of innocence, wherein could this flea guilty be except in that drop which it sucked from thee। यानी कि इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है क्रूअल एंड सडन हैस्ट दाउ। अब दाउ क्या है, यह बहुत ही ओल्ड वर्ड है जो कि आज के टाइम में हम उसको यू के लिए यूज करते हैं दाउ को, और ये ओल्ड टाइम में इसका यूज किया जाता था दाउ, यू के जगह पे दाउ का। हैस्ट भी पुराना वर्ड है, ओल्ड वर्ड है, जो कि अब मतलब कि जो यूज में नहीं है, काफी ओल्ड है, आर्काइक है। हास्ट जो कि पहले के टाइम में उसका यूज क्या होता था ओल्ड टाइम में, हास्ट हैव के लिए यूज किया जाता। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जॉन डन डिपार्चर कर रहा है कन्वेंशनल रूल्स को, जो प्रॉपर लैंग्वेज होता है। हैस्ट दाउ मतलब क्या है, हैव दाउ तो आपका सही से ग्रामर का रूल दे नहीं रहा है ना, लेकिन ये पोएट जो यूज कर लिया यहाँ पर हैस्ट दाउ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में इसने यूज किया पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। फिर आप देख रहे हो इसमें फोर्थ सेंटेंस में इसमें विच इट सक्ड फ्रॉम दी, दाउ दी दाई, ये सब जो है यह आर्केइक है, आर्केइक वेरी ओल्ड वर्ड्स है विच आर नो लॉन्गर इन यूज नाउअडेज। Okay, so these are departure from so poetic license is a departure from the rules of language। समझ में आ गई, यानी कि इसमें जो है ये पोएटिक लाइसेंस एक ऐसी लिबर्टी है जो कि राइटर्स को, स्पेशली पोएट्स को दिया गया है, और इसमें वो क्या करते हैं, जो उनका जो प्रॉपर रूल्स होता है लैंग्वेज का, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन जो पोएट्री में होता है, उस रूल्स को तोड़कर वह पोएम को लिख सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल में, द फ्ली में जॉन डन ने लिखा, हैश दाउ यूज कर दिया इम्प्रॉपर तरीके से, दाई दाउ सब ओल्ड आर्केइक। So that is the example of poetic license। Next literary term is paronomasia। Paronomasia, it is also known as pun। Pun, you know, pun is usually called play on words। So paronomasia is a literary device that denotes the multiple meaning of a word or phrase, and it is identical in sound, like homonyms or similar, it means very similar in sound between different words to create a humorous or rhetorical effect। For example, if I say, it is no matter if the tide were lost, for it is the unkindest tide that every man tied। यानी कि जो प्रोनोमेसिया एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, इसमें क्या है कि जो कि वर्ड है मल्टीपल मीनिंग देता है, कोई भी वर्ड और फ्रेज, और इसमें जो वर्ड है आपका यूजुअली जो साउंड होता है उसका सिमिलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसका मीनिंग आपको डिफरेंट मिलता है। जैसे मैंने बोला, इट इज अ मैटर ऑफ द, इट इज नो मैटर इफ द टाइड वेयर लॉस्ट, फॉर इट इज द अनकाइंडेस्ट टाइड दैट एवरी मैन टाइड। यानी कि टाइड टाइड 3 जगह पे यूज किया गया है, लेकिन इन तीनों जगह पे टाइड का डिफरेंट मीनिंग है। आपको साउंड सिमिलर लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ paronomasia। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो वेन यू राइट बोर, BOAR बोर, एंड द वर्ड BORE बोर, तो आप जब बोलते हो तो आपको सिमिलर साउंड लगता है थोड़ा सा, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया प्रोनोमेसिया का। प्रोनोमेसिया का मतलब ये नहीं आपको ध्यान में रखना है कि सिमिलर वर्ड हो, नहीं, वर्ड आपका चेंज हो सकता है, जैसे बोर में BOAR या फिर उसका दूसरा वर्ड है BORE, लेकिन इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन जो है, जो साउंड है वो हमको सिमिलर लगता है, मीनिंग डिफरेंट देता है, वर्ड भी आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा, जैसे BOAR देन BOR। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं सोल एंड सोल, SOUL, सोल एंड SOLE। तो आपको पता होगा कि सोल SOUL एंड SOLE
both words have different meanings, but they have similar sound. So this is also example of paronomasia. So in other words, we can say that paronomasia is a playing on words that sound similar but give different meaning. Okay. Now next literary term is poetic justice. This is also very important literary term. So the term poetic justice was coined by Thomas Rhymer. The term poetic justice was coined by Thomas Rhymer, who was a 17th century English critic, and it refers to the earthly rewards and punishment, where at the end of the narrative virtue is rewarded and vice is punished, अप्लाइंग टू द कैरेक्टर्स। यानी पोएटिक जस्टिस जो है एक तरह का अर्थली रिवॉर्ड्स है, जो कि पनिशमेंट जिसके थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्टोरी में, किसी भी नैरेटिव में, तो उस कैरेक्टर्स को उसके थ्रू जो वर्चू का रिवॉर्ड किया जाता है और वाइस जो गलत है उसको पनिश किया जाता है। सो इट मीन्स गुड कैरेक्टर्स receive positive treatments while the bad characters face negative consequences according to poetic justice। मीन्स पोएटिक जस्टिस क्या है, एक अर्थली रिवॉर्ड है एक तरह से, जो कि यह कैरेक्टर्स को दिया जाता है वाइस एंड वर्चू के रूप में। वर्चू क्या है, वर्चू जब अच्छा काम हो, गुड कैरेक्टर्स को वर्चू अवॉर्डेड किया जाता है और बैड कैरेक्टर्स को वाइस अवॉर्ड किया जाता है, पनिश किया जाता है। सो दिस इज पोएटिक जस्टिस। थैंक यू।